प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 जो हमारी नई पुस्तक स्टार्ट हुई है, नई पुस्तक शुरू की है हमने। पुस्तक का नाम लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसका दूसरा अध्याय जिसका नाम है संघवाद, इसके बारे में जानेंगे। और आज का हमारा विषय रहेगा संघवाद क्या है, संघवाद किसे कहते हैं। और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा भारत में संघवाद। संघवाद को यदि हम परिभाषा के रूप में लेते हैं तो सत्ता का बंटवारा, यानी कि शासन का बंटवारा विभिन्न इकाइयों को स्वतंत्र रूप से कर दिया जाए। स्वतंत्र रूप से विभिन्न इकाइयों के बीच में सत्ता का बंटवारा करना ही संघवाद कहलाता है। यानी कि अपने अपने ढंग से अलग अलग जगह शासन चलाने के बावजूद भी पूरा का एक संगठन के रूप में रहना, वह संघवाद कहलाता है। जैसे अमेरिका विभिन्न देशों में बटा हुआ है, लेकिन उसका नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक ग्रुप बन गया, एक संघ बन गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे विश्व में और भी देश हैं जो अलग अलग देशों में, छोटे छोटे देशों में बटे हुए हैं, लेकिन वो सारे संगठन के रूप में रहते हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो संघवाद का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा, लेकिन वो बंटवारा स्वतंत्र रूप से हो, अधीन नहीं हो। अधीन का मतलब संघवाद नहीं हुआ। अगर प्रेशर में रहेगा तो वो संघवाद नहीं होगा, कब्जा रहेगा तो संघवाद नहीं होगा। स्वतंत्र इकाई के रूप में अलग अलग इकाइयों में बांटना ही संघवाद कहलाता है। हमारे देश में सत्ता दो भागों में विभक्त है। वैसे तो अनेक भागों में विभक्त है, लेकिन प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त है। राज्यों के अंदर राज्य सरकारें काम करती है और पूरे देश के ऊपर भारत सरकार काम करती है। तो राज्य की सरकारें भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और भारत सरकार भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ये है संघवाद। संघवाद की विशेषताएं मैंने लिखी है, उनको समझते हैं कि क्या क्या फायदा होता है संघवाद में, क्या क्या काम करती है। तो पहला जो विशेषता है संघवाद की वो है सरकार विभिन्न स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। राज्य सरकार अपने स्तर पर अपनी योजनाएं, अपने क्रियाकलाप, अपने राज्य की जनता के बारे में चिंतन मनन, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की सांस्कृतिक एकता, इन सब के बारे में विचार करती है। केंद्र सरकार पूरे देश के बारे में चिंतन मनन और विचार करती है। स्वतंत्र रूप से दोनों ही सरकारें अपना अपना काम करती हैं। दूसरा जो आता है इसका, सभी स्तर एक ही समूह पर शासन करता है। मतलब राज्य सरकार, जैसे अपन उदाहरण ले लें, राज्य सरकार ही हमारे ऊपर शासन कर रही है, भारत सरकार भी हमारे ऊपर। ऐसा नहीं कि भारत सरकार अलग समूह पर, अलग लोगों पर राज्य कर रही है और राज्य सरकार अलग लोगों पर राज्य कर रही है। सारी राज्य सरकारें जिन लोगों पर शासन करती है, भारत सरकार का शासन भी उनके लिए होता है। राज्य सरकार जिन लोगों के लिए योजनाएं क्रियान्वित करती है, भारत सरकार की योजनाएं भी उन लोगों के लिए ही आती है, उनके विकास के लिए, उनके लिए चिंतन मनन होता है। तो एक ही जनसमूह के ऊपर विभिन्न स्तरों की सरकारें शासन करती हैं। तीसरा, इसमें सभी स्तर के अधिकार संविधान में साफ वर्णित है, यानी कि विवाद नहीं हो, राज्य और केंद्र के बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। तो हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि राज्यों के पास क्या क्या अधिकार रहने वाले हैं और भारत सरकार के पास क्या क्या अधिकार रहने वाले हैं। राज्य किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, भारत सरकार किन किन विषयों पर चर्चा कर सकती है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाएगा। ये हमारे संविधान में सारी बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, ताकि जनता को किसी प्रकार से परेशान नहीं होना पड़े और केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं है। चौथा बिंदु इसका, मौलिक अधिकारों का बदलाव केवल एक ही स्तर पर नहीं हो सकता। यानी कि हमारे संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, भारत सरकार अकेले उसको नहीं बदल सकती। किसी भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को अकेले भारत सरकार नहीं बदल सकती, पहले उसे संसद में 2/3 मेजोरिटी से उसे पास करना पड़ेगा।
जाकर उस महत्वपूर्ण विषयों को संविधान में लिखित जो जनता के हित के मुद्दे हैं उनको बदला जा सकता है। अकेली भारत सरकार उनको बदल नहीं सकती, केवल सरकारी स्तर पर उसको नहीं बदला जा सकता। सेकेंड लास्ट है इसका, सभी स्तर की सरकारों के फैसलों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय के पास। यदि जनता संतुष्ट नहीं है तो जनता, विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष, जनहित संतुष्ट नहीं तो जनहित किसी भी सरकार के फैसले के विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकता है। केंद्र सरकार का फैसला है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। भारत सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार का फैसला है, उसके विरुद्ध केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो किसी भी सरकार के फैसलों की व्याख्या करने का अधिकार हमारे यहाँ न्यायालय के पास सुरक्षित है, ताकि कोई भी सरकार मनमाने ढंग से कोई भी कार्य नहीं कर सके। उसे ये पता हो कि यदि हमने गलत किया तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है, बदल सकता है। तो इनके फैसलों की व्याख्या करने का अधिकार हमारे देश में न्यायालय के पास सुरक्षित है। अंतिम विशेषता इसकी, सभी स्तर की सरकार अपने वित्तीय स्रोत को तैयार करती है, यानी कि अपनी आय का स्रोत कि सरकार की आय कहाँ से होगी, किन की चीजों से होगी, ये सारे भारत सरकार अपने स्तर पर तय करती है, राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर तय करती है। तो इस प्रकार से इन सारी विशेषताओं के कारण हमारा संघवाद मजबूत है और सबको इसकी बात माननी पड़ती है। भारत में संघवाद की क्या विशेषता है कि भारत में संघवाद फलीभूत हो रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ की जनता का लोकतंत्र के प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा है। हमारे देश जैसा लोकतंत्र और जगह कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ लोगों को इतनी आज़ादी के साथ में अपनी सत्ता चुनने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्र रूप से वो अपनी सत्ता को चुन सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं हो, इसलिए हमारे देश में सारे नियम कायदों को विभक्त किया गया है। संविधान में साफ साफ लिखा गया है और 3 सूचियां बना रखी है। एक संघीय सूची, संघीय सूची का मतलब केंद्रीय सूची, तो उसमें साफ साफ लिखे गए कि इन विषयों पर नियम कायदे कानून क्रियान्वयन करने का अधिकार भारत सरकार के पास, केंद्रीय सरकार के पास रहेगा। इन विषयों को देखने का काम राज्य सरकार को करना है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इसका मतलब इन विषयों को देखने का काम दोनों स्तरों को मिलकर, यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। किंतु आजकल नए नए विषय आ रहे हैं, तो फिर उसमें चौथी लाइन लिखी हुई है कि अब जो भी नया विषय आएगा उसका अधिकार केवल भारत सरकार के पास होगा। इन विषयों के अलावा यदि कोई नया विषय जन्म लेता है तो इसको देखने का अधिकार भारत सरकार के पास होगा। भारत सरकार इन विषयों को देखेगी। तो जो संघ की सूची है उसके विषय हैं विदेशी मामले पूरे, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, सेना, BSF, ऐसी जो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं उसको देखने का, उन पर नियम कायदे बनाने का काम, उनके लिए कानून बनाने का काम भारत सरकार के पास सुरक्षित है। ऐसे राज्य सरकार के विषय हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ऐसी सुविधाएं जिनको राज्य सरकार को देखना रहता है। जो समवर्ती की होती है उसमें विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ऐसे विषय, शिक्षा, वन, मजदूर, ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पर फैसला लेने का अधिकार समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। तो ऐसे हमारे देश में सारे विषय बटे हुए हैं। और क्यों बटे हुए हैं? ताकि विवाद नहीं हो, राज्य और केंद्र के बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं हो। और टकराव होता है, केस न्यायालय में जाता है, कई सालों तक पेंडिंग रहता है और वहाँ की जनता को सफर करना पड़ता रहता है। जिस उद्देश्य से वह विषय सरकार द्वारा लाया जाता है अपनी जनता को लाभ देने के लिए, वह लाभ जनता को नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे संविधान में सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। हमारे
कुछ राज्य ऐसे हैं जो वहाँ की संस्कृति के कारण, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण, वहाँ की स्थिति के कारण उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। पहले कश्मीर को दे रखा था 370 के माध्यम से समाप्त किया गया है, जबकि उसका 20 नहीं है। अभी भी कुछ राज्य ऐसे पूर्वांचल के जिनको 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। ये प्रदेश हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इनको एक्स्ट्रा अधिकार सरकार द्वारा, हमारे संविधान द्वारा दिए गए। बाकी सारे राज्यों को एक समान अधिकार है, लेकिन ये पूर्वांचल के राज्य हैं जिनको धारा 371 के माध्यम से विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। ऐसे ही कुछ क्षेत्र बिल्कुल छोटे क्षेत्र हैं जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, जैसे चंडीगढ़ शहरी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है। ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप है, ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, इन केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित हैं। राज्य सरकार वहाँ काम तो करती है, लेकिन उनको ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं। ज़्यादातर अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास सुरक्षित रख रखे हैं। तो इस प्रकार से संघवाद के माध्यम से सारे देश की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, सारे देश का यूनिट बने। संघ का मतलब होता है यूनिट एक प्रकार से। तो बंटवारा होने के बावजूद भी यूनिटी बनी रहे, इस उद्देश्य से संघवाद की स्थापना की। अनेक देशों में एकात्मतावाद है। एकात्मतावाद का मतलब एक जगह से सत्ता। अब एक जगह की सत्ता से पूरे देश के कोने कोने तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण लगातार होता है। भारत सरकार, राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार उसको पंचायतों के माध्यम से गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचाती है। शहरों की सरकार शहरों तक की सारी व्यवस्था पहुंचाती है। तो इस प्रकार से आज हमने संघवाद की विशेषताएं, भारत में संघवाद में क्या क्या विषय शामिल हैं, इन विषयों के बारे में विस्तार से समझा। आप सबके समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।